मुझे नहीं पता कि मुझ में क्या बदला है, लेकिन अब मेरे अंदर एक बेमिसाल आत्मविश्वास है। हर किसी के लिए प्रतिभा ही उनका भविष्य तय करती है, लेकिन मेरे लिए ये जादुई शक्ति है। अब जब मैंने अपनी छिपी हुई जादुई शक्ति को जगा लिया है, तो मुझे दूसरों के सामने खुद को छोटा महसूस कराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ प्रतिभा जगाने वाले पत्थर की ओर कदम बढ़ाया और अपनी हथेलियां उस पर रख दीं। पत्थर से एक हल्का हरा रंग निकला, जो मेरी प्रतिभा का संकेत था। साथ ही मेरे सामने की स्क्रीन पर बदलाव दिखने लगे। प्रतिभा स्तर मध्यम निम्न। मेरा उत्साह और बढ़ गया। सच में, बिना किसी सिस्टम के भी मैं अपने करियर में आसानी से आगे बढ़ सकता था। और अब सिस्टम का साथ होना तो सोने पर सुहागा जैसा है। जब डिस्प्ले स्क्रीन पर मध्यम स्तर की प्रतिभा दिखी, तो भीड़ में एक शोर मच गया। किसी ने चिल्लाकर कहा कि यह एक और मध्यम श्रेणी की प्रतिभा है। लोग अविश्वास में एक दूसरे को देखने लगे। समारोह के मुख्य संचालक आचार्य रंजीत काफी उत्साहित थे। उनके सत्र में मध्यम श्रेणी की प्रतिभा वाले 2 छात्र सामने आए थे। ये पहले सत्र से कहीं अधिक शानदार था। उन्होंने इस घटना को अपने दिल में उतार लिया और सोचा कि वे परिषद को इस दूसरे सत्र के महत्व के बारे में जरूर बताएंगे। उन्होंने मन ही मन गरुड़ और लक्ष्य के नामों को दर्ज कर लिया। उन्होंने सोचा कि शायद स्नातक होने से पहले ही परिषद इन 2 होनहार छात्रों को भर्ती कर ले। दूसरी ओर शिक्षकों की तरफ B6 कक्षा के अध्यापक दवे अविश्वास में खड़े थे। उन्होंने सोचा कि दूसरे सत्र के दौरान मध्यम श्रेणी की प्रतिभा के जागृत होने की संभावना क्या थी। लेकिन आज एक चमत्कार हुआ था। हर कोई उन 2 घटनाओं का गवाह बना था जो इस क्षेत्र में पहले कभी नहीं देखी गई थीं। गरुड़ के चेहरे को देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। वे खामखा चिंता कर रहे थे। दूसरा सत्र पहले सत्र से कम नहीं था, और अब लोग दूसरे सत्र को नए नजरिए से देखेंगे। शायद भविष्य में वे स्नातक होने से पहले एक तीसरा सत्र भी देख सकें। इसी बीच B5 कक्षा के अध्यापक लवीश की आवाज़ उनके कानों में गूंजी। उन्होंने थोड़ी ईर्ष्या के साथ कहा कि अध्यापक दवे को बधाई, उनका छात्र अद्भुत है। दवे ने विनम्रता से उत्तर दिया कि बधाई के लिए धन्यवाद लवीश, लेकिन गरुड़ बाद में ए रैंक डिवीजन में स्थानांतरित हो जाएगा। ये सुनकर बाकी शिक्षकों ने सहमति में सिर हिलाया। ए रैंक डिवीजन शीर्ष प्रतिभाओं से भरा था। वहां जाने के लिए उच्च श्रेणी की प्रतिभा का होना जरूरी नहीं था, बस मध्यम स्तर की प्रतिभा और जादुई शक्ति होना काफी था। फिर शिक्षकों ने एक एक करके दवे को बधाई देना शुरू किया। गरुड़ के शानदार प्रदर्शन के कारण लोगों ने दूसरे मध्यम श्रेणी के छात्र लक्ष्य को लगभग भुला ही दिया था। हर कोई केवल गरुड़ की ही चर्चा कर रहा था। दूसरी ओर लक्ष्य और भी खुश था। उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति को करीब से देखने का सपना अब सच होता दिख रहा था। अब यह आसान हो गया था क्योंकि वे दोनों ए रैंक डिवीजन में जाने वाले थे। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह चाहे जैसे भी हो, गरुड़ से दोस्ती करेगा। भीड़ की नज़रों के बीच सफलतापूर्वक अपनी प्रतिभा जगाने के बाद मैं अपनी सीट पर वापस आ गया। मैंने मन ही मन सिस्टम से पूछा कि प्रक्रिया किस स्तर पर है। पहले जब मैंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को जगाया था तो प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि रिमाइंडर लगातार मेरे दिमाग में गूंजता रहे। इसलिए मैंने सिस्टम से बाद में प्रोसेस बार दिखाने के लिए कहा था। डिंग, सिंक्रोनाइजेशन पूरा हुआ 100%। डिंग, होस्ट की जादुई शक्ति सिंक्रोनाइज हो गई। डिंग, होस्ट की जादुई शक्ति गुरुत्वाकर्षण। डिंग, होस्ट की प्रतिभा का पता चला। डिंग, सिंक्रोनाइजेशन पूरा हुआ 1%। डिंग, सिंक्रोनाइजेशन पूरा हुआ 3%। गुरुत्वाकर्षण शक्ति को सफलतापूर्वक सिंक्रोनाइज होते देखकर मैंने राहत की सांस ली। फिर मैंने अपना ध्यान प्रतिभा प्रक्रिया की ओर लगाया। इसे पूरा होने में 1 या 2 मिनट का समय लगेगा। मैंने मन में एक सरल गणना की। जल्द ही मेरे बगल में 3 लोगों के निम्न स्तर की जादुई शक्ति के साथ जागृत होने के बाद समारोह का पहला बैच समाप्त हो गया। दूसरे और तीसरे बैच में अभी भी काफ़ी लोग थे। मुझे यकीन था कि यह सत्र रात तक चलता रहेगा। मेरा मानना था कि हर कक्षा में 30 छात्र होते हैं और इस सत्र के बाद एक बड़ा फेरबदल होने वाला था।
हर साल छात्र स्कूल से स्नातक होते थे, जिससे प्रत्येक कक्षा में कुछ रिक्तियां रह जाती थीं, जिन्हें या तो नए प्रवेश या जागृति समारोह के माध्यम से भरा जाता था। समारोह पूरा होने के बाद मैं अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। मैं घर जाने और अपने माता पिता को ये बताने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था, ताकि वे अब से चिंता मुक्त जीवन जी सकें। जैसे ही लोग एक एक करके बिखरने लगे, B6 कक्षा के अध्यापक दवे मेरे सामने आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि गरुड़, जागृति पर बधाई, वैसे प्रधानाध्यापक ने तुम्हें बुलाया है। मैंने सिर हिलाया और पूछा कि क्या ये स्थानांतरण के बारे में है। दवे ने सहमति में सिर हिलाया। फिर मैं उनके साथ प्रधानाध्यापक के कार्यालय की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए मैंने अपने दिमाग में सिस्टम की स्थिति के बारे में पूछा। डिंग, सिंक्रोनाइजेशन पूरा हुआ 100%। डिंग, होस्ट की प्रतिभा का पता चला मध्यम निम्न। डिंग, होस्ट स्टेटस पैनल का उपयोग करके अधिक जानकारी देख सकता है। सिंक्रोनाइजेशन पूरा होने के बाद मैंने मुस्कुराते हुए नई जानकारी पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने मन ही मन सोचा कि स्टेटस पैनल क्या है। मेरी पुष्टि के बाद सिस्टम ने स्टेटस पैनल दिखाया। स्टेटस पैनल, होस्ट का नाम गरुड़, जादुई शक्ति गुरुत्वाकर्षण, जादूगर स्तर 1 लिमिटर अपग्रेड करने योग्य, प्रतिभा मध्यम निम्न अपग्रेड करने योग्य, रंग हल्का हरा, ताकत 10, गति 10, सहन शक्ति 10, जीवन शक्ति 10, बुद्धिमत्ता 10, आत्मा शक्ति 10, गठन 10, माना शक्ति 10, कोर स्थिति निराकार, मंत्र 0, स्लॉट्स 1, मानसिक विधि कोई नहीं। स्टेटस पैनल देखकर मैं एक पल के लिए रुक गया। यह मेरी सोच से कहीं अधिक विस्तृत था और मेरा दिमाग हर जानकारी पर केंद्रित था। दूसरी ओर अध्यापक दवे ने मुझे स्तब्ध खड़ा देखा। उन्होंने जोर से मेरा नाम पुकारा, गरुड़। स्माइलिंग फेस, स्टेटस पैनल सचमुच बहुत व्यापक है। मैं अपनी प्रगति को विस्तार से देख पा रहा हूँ। जैसे ही मैं इसमें खोया हुआ था, मुझे आचार्य देव की आवाज़ सुनाई दी। मुझे याद आया कि हम प्रधानाध्यापक के कार्यालय की ओर जा रहे हैं। क्षमा करें आचार्य, कुछ नहीं, बस मैं अपना ध्यान कहीं और लगा बैठा था, मैंने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा। आचार्य देव ने अपना सिर हिलाया और मुझे अपने पीछे आने का संकेत दिया। मैं उनके साथ आगे बढ़ गया। मुझे लगा कि अब शायद मुझे उनकी कक्षा में रहने का मौका न मिले। ये थोड़ा दुखद है क्योंकि वे एक बेहतरीन शिक्षक हैं, जो छात्रों के निजी मामलों में बेवजह दखल नहीं देते और न ही किसी के साथ पक्षपात करते हैं। मैं सोच रहा था कि ये श्रेणी विभाग में मुझे कैसा शिक्षक मिलेगा। उम्मीद है कि वह लालची न हो। ए श्रेणी विभाग, मैं सचमुच इसके लिए उत्सुक हूँ, मैंने धीमी आवाज़ में खुद से कहा। कुछ ही मिनटों बाद हम एक कांच की आधुनिक इमारत के सामने पहुँचे। ये प्रबंधन भवन था। आचार्य देव सीधे अंदर गए और मैं उनके पीछे हो लिया। कुछ गलियारों से गुजरने के बाद वे एक भूरे रंग के दरवाजे के सामने रुके। दरवाजे पर लगी डिजिटल स्क्रीन पर प्रधानाध्यापक का केबिन लिखा था। आचार्य देव ने अंदर सूचना दी और कुछ ही पलों में दरवाजा खुल गया। उन्होंने मुझे अंदर चलने का इशारा किया। ये पहली बार था जब मैं प्रधानाध्यापक के केबिन में कदम रख रहा था। मैं एक साधारण छात्र हूँ, इसलिए मैंने चुपचाप अंदर कदम रखा। मैं दीवारों पर सजी ट्रॉफियों को देख रहा था, तभी मुझे एक प्रभावशाली आवाज़ सुनाई दी। मैं मुड़ा तो देखा कि प्रधानाध्यापक का ध्यान आचार्य देव की बातों पर था, जो उनके कान में कुछ फुसफुसा रहे थे। प्रधानाध्यापक की बात सुनकर वे खुशी से अपना सिर हिला रहे थे। प्रधानाध्यापक मध्यम आयु के व्यक्ति थे, जिनका नाम कौशल था। उनकी उम्र 40 से अधिक रही होगी। उनके बाल और आंखें गहरे लाल रंग की थीं। उनके चेहरे पर बाईं आंख के नीचे एक तलवार का निशान था, जो उनके युद्ध कौशल का प्रमाण था। उन्हें देखकर यह विश्वास करना मुश्किल था कि वे डेस्क के पीछे बैठकर केवल कार्यालय का काम करते हैं। मेरी नज़र पड़ते ही प्रधानाध्यापक ने मुझे देखा और कहा, तुम गरुड़ हो, है न? मुझे खुशी है कि दूसरे जागृति सत्र में किसी ने मध्यम स्तरीय प्रतिभा दिखाई है। तुमने अच्छा किया। वे एक पल के लिए रुके और फिर बोले, तुम सोच रहे होगे कि तुम यहाँ क्यों हो? मैंने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब से इस श्रेणी विभाग में रखे जाओगे।
मुझे यकीन है तुमने इसके बारे में सुना होगा। मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, प्रधानाध्यापक जी, मुझे केवल इतना पता है कि इस श्रेणी में प्रवेश पाने के लिए मध्यम स्तरीय प्रतिभा का होना आवश्यक है। प्रधानाध्यापक कौशल ने समझाते हुए कहा, इस श्रेणी विभाग में 180 छात्र हैं। इन्हें 30-30 के समूहों में बांटकर कक्षा A1 से A6 तक में रखा जाता है। खुद को बेहतर संसाधन दिलाने के लिए तुम्हें अच्छी रैंकिंग हासिल करनी होगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। क्या केवल मध्यम स्तर की प्रतिभा ही काफ़ी नहीं थी? क्या हमारे स्कूल में इतनी प्रतिस्पर्धा है? मेरे बड़े भाई ने तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। मेरी उलझन को देखकर प्रधानाध्यापक कौशल गंभीर हो गए। उन्होंने मेरा नाम लेकर मुझे संबोधित किया और बोले, गरुड़, तुम्हें पता है कि इस श्रेणी विभाग के छात्रों को कई शक्तिशाली संगठन अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। यहाँ तक कि हमारे स्कूलों को भी विभिन्न संस्थाओं से फंडिंग मिलती है। इसलिए जब कोई छात्र जागृत होता है तो उसे अपना गुट चुनना पड़ता है। मैं स्तब्ध रह गया। क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? मैंने धीमी आवाज में बुदबुदाया। प्रधानाध्यापक ने मेरी बात सुन ली थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि यह थोड़ा जल्दी है। निम्न स्तरीय प्रतिभा वाले छात्रों के पास काफ़ी समय होता है, क्योंकि जब तक वे खुद को साबित न करें कोई भी गुट उनमें रुचि नहीं लेता। लेकिन मध्यम स्तरीय प्रतिभा वाले लोग कई संगठनों के लिए आधार स्तंभ होते हैं। उन्हें जागृति के तुरंत बाद ही भर्ती कर लिया जाता है। नई जानकारी मेरे दिमाग में उतर रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, प्रधानाध्यापक ने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उन्होंने आगे कहा, मैंने अभी तुम्हारी फाइल देखी। तुम्हारे माता पिता दोनों चिकित्सक थे। मुझे लगता है कि वे भी किसी मेडिकल संगठन का हिस्सा रहे होंगे। मैं सन्न रह गया। तो इसीलिए मेरे माता पिता इतने वर्षों से एक ही अस्पताल में काम कर रहे थे। मुझे अपने बड़े भाई की याद आई। मैंने संकोच के साथ पूछा, प्रधानाध्यापक जी, तो मेरे बड़े भाई के बारे में क्या? प्रधानाध्यापक ने केवल मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा, गजब है, मेरे भाई ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी नए रहस्य की दहलीज पर खड़ा हूं। प्रधानाध्यापक ने मुझे जानकारी पचाने के लिए थोड़ा समय दिया। कुछ पलों बाद उन्होंने कहा, गरुड़, मुझे पता है कि यह जानकारी तुम्हारे लिए चौंकाने वाली है, लेकिन ये बातें आम छात्रों के लिए नहीं होतीं। मैंने सहमति में सिर हिलाया। एक जादूगर होना अच्छा है, अन्यथा मैं शायद पूरी जिंदगी झूठ के साए में ही रहता। प्रधानाध्यापक कौशल ने अपनी बात पूरी की। बात पर वापस आते हैं। इस श्रेणी विभाग के 180 छात्र विभिन्न गुटों से जुड़े हैं। कुछ स्नातक हो चुके हैं, जिससे कुछ जगहें खाली हो गई हैं। तुम और वह दूसरा छात्र उनकी जगह लेंगे। उन्होंने आगे जोड़ा, मुझे विश्वास है कि कुछ घंटों में ही तुम्हें कई संदेश मिलने शुरू हो जाएंगे। घर वापस जाकर अपने माता पिता से चर्चा करो और अपने लिए एक गुट चुनो। फिर कल सुबह मुझे सूचित करना। तब तक मैं ये तय कर लूँगा कि तुम्हें किस कक्षा में रखना है। मैंने सिर हिलाया। मुझे लगा था कि मैंने एक बड़ी बाधा पार कर ली है, लेकिन यहाँ तो एक नया समुद्र पार करना था। प्रधानाध्यापक ने मुझे जाने का इशारा किया, क्योंकि उन्हें आचार्य देव के साथ कुछ और चर्चा करनी थी। मैं उनके केबिन से बाहर निकल आया। थ्रोइंग किसेस। प्रधानाध्यापक के केबिन से बाहर निकलने के बाद मेरा मन कक्षा में जाने का नहीं था। मैंने घर जाने का फैसला किया। प्रधानाध्यापक के शब्दों के अनुसार मुझे विभिन्न गुटों के नफ़ा नुकसान को समझना था। मैंने पहले ही उनसे इस बारे में पूछने का मन बनाया था, लेकिन मैं जानता था कि प्रधानाध्यापक और आचार्य देव मुझे इस विषय में कुछ नहीं बताएंगे। वे खुद किसी न किसी गुट का हिस्सा थे, इसलिए वे मुझे प्रभावित करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। मैंने अपने छात्र खाते के माध्यम से स्कूल में आपातकालीन छुट्टी के लिए आवेदन किया और घर की ओर चल दिया। लाल जल क्षेत्र स्थित हरित पर्ण अस्पताल में लीला सुबह से ही सामान्य वार्ड में मरीजों का इलाज कर रही थी। सुबह घर से निकलने के बाद वह सीधे अपनी ड्यूटी पर आई थी। उनके पति ब्रिज उनसे मिलने अस्पताल आए थे और रात की शिफ्ट पूरी कर घर लौट चुके थे। ये दंपत्ति सामान्य वार्ड के मेडिकल संचालन की जिम्मेदारी संभालता था।
वार्ड में उन मरीजों का इलाज होता था जो चोट या बीमारी के साथ आते थे। लीला एक बुजुर्ग महिला का इलाज कर रही थी, जिसे किसी अज्ञात कीड़े के काटने से गंभीर दर्द और त्वचा संबंधी समस्या हो गई थी। तभी उनकी घड़ी पर एक नोटिफिकेशन आया। लीला ने तुरंत संदेश देखा। प्रबंधन कार्यालय से बुलावा था। उन्होंने मन में सोचा कि उन्हें अभी कार्यालय क्यों बुलाया गया है। उन्होंने मरीज की स्थिति स्थिर की और अपने सहायकों को वार्ड की देखभाल करने का निर्देश देकर प्रबंधन कार्यालय की ओर निकल पड़ी। हरित पर्ण अस्पताल 4 अलग अलग ब्लॉकों में विभाजित था। पहला आपातकालीन उपचार और सर्जरी के लिए, दूसरा सामान्य बीमारियों के लिए, तीसरा प्रबंधन कार्यालय के लिए और चौथा शवगृह के लिए था। लीला ने सामान्य ब्लॉक से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी उठाई और प्रबंधन कार्यालय की ओर चल पड़ी। यद्यपि अस्पताल क्षेत्र में जादूगर अपनी शक्ति का उपयोग पलक झपकते ही कहीं भी पहुंचने के लिए कर सकते थे, लेकिन यहां अस्पताल के सख्त नियमों और कायदों का पालन करना अनिवार्य था। कुछ ही मिनटों में वह प्रबंधन ब्लॉक पहुंच गई। ब्लॉक के मुख्य द्वार पर पहुंचकर वह रिसेप्शन की ओर गई। वहां मौजूद रिसेप्शनिस्ट ने सफ़ेद कोट और बैच को देखकर उन्हें तुरंत पहचान लिया। वह अपनी सीट से उठी और मुस्कुराते हुए बोली, डॉक्टर लीला, मुझे आपके आने की सूचना दी गई थी। लीला ने मुस्कुराकर जवाब दिया और वेटिंग एरिया में जाकर बैठ गई। आमतौर पर आम लोग उन्हें डॉक्टर कहते थे और जादूगर, हीलर कहकर बुलाते थे, लेकिन लीला को दोनों से कोई आपत्ति नहीं थी। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रुकने का इशारा किया और कानूनी टीम को सूचना दी। लीला उत्सुकता के साथ अपनी सीट पर बैठी थी। आमतौर पर हीलर्स का प्रबंधन टीम से ज़्यादा संपर्क नहीं होता था। उसे लगा कि शायद यह वेतन या पदोन्नति से जुड़ा कोई मामला है। उसने अपना सिर झटका और पलकें मूंद लीं। उसी समय 5वीं मंजिल पर स्थित उप प्रमुख के कार्यालय में महिमा अपने डेस्क पर काम कर रही थी। वह हरित पर्ण अस्पताल की कानूनी टीम की वर्तमान उप प्रमुख थी। वह एक विश्व वनस्पति विशेषज्ञ थी। महिमा का कद करीब 5.6 फीट था। वह एक मस्कुलर शरीर और सख्त मिजाज वाली महिला थी। वह पहले एक हीलर बनना चाहती थी, लेकिन उसकी शक्ति विश्व वनस्पति से जुड़ी थी। इसलिए उसने अपना ध्यान युद्ध कौशल पर केंद्रित किया और बाद में कानूनी टीम से जुड़ गई। तभी उसे रिसेप्शन से कॉल आया। जैसे ही उसे डॉक्टर लीला के आने की सूचना मिली, उसने तुरंत मिलने का निर्देश दिया। कॉल खत्म करने के बाद महिमा ने एक नई इंटेल फाइल खोली। उस फाइल में गरुड़ की दूसरी जागृति का पूरा विवरण दर्ज था। थ्रोइंग किसर्स। हरित पर्ण अस्पताल के प्रबंधन ब्लॉक में महिमा अपने डेस्क पर काम कर रही थी। उसे अभी अभी अपने संगठन से गुप्त जानकारी मिली थी। गरुड़ की दूसरी जागृति के परिणाम उसके सामने थे। वह गरुड़ की जादुई शक्ति और प्रतिभा को ध्यान से पढ़ रही थी। हालांकि गरुड़ की शक्ति उनके अस्पताल के मेडिकल संगठन के विशेष क्षेत्र से मेल नहीं खाती थी, क्योंकि उनका संगठन मुख्य रूप से हीलर और चिकित्सा विशेषज्ञों को भर्ती करता था। फिर भी गरुड़ की मध्यम निम्न प्रतिभा और गुरुत्वाकर्षण जैसी दुर्लभ शक्ति ने उसका ध्यान खींच लिया था। महिमा को लगा कि गरुड़ के माता पिता के साथ अच्छे संबंध बनाना भविष्य में बहुत फायदेमंद हो सकता है। तभी उसे रिसेप्शन से सूचना मिली। महिमा ने अनुमति दी और कुछ ही क्षणों में दरवाजा खुला। लीला अंदर आए और थोड़ी घबराहट के साथ महिमा को अभिवादन किया। वह डरी हुई थी कि कहीं कोई बुरी खबर ना हो। उसके मन में अभी भी अपने छोटे बेटे गरुड़ की चिंता थी। महिमा ने मुस्कुराते हुए लीला को बैठने का इशारा किया। लीला के तनावपूर्ण चेहरे को देखकर महिमा ने नरमी से कहा कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, वह केवल उसे गरुड़ की उपलब्धि पर बधाई देना चाहती थी। लीला को पहले तो समझ नहीं आया। उसे लगा कि शायद बात उसके बड़े बेटे आर्यन की हो रही है, जो हाल ही में वैभव अकादमी गया था। उसने राहत की सांस ली और मुस्कराते हुए कहा कि आर्यन अभी भी सीखने की प्रक्रिया में है और उसे विश्वास है कि वह जीवन में कुछ बड़ा हासिल करेगा। महिमा ने लीला की बात सुनकर आश्चर्य से पूछा कि क्या उसने सुबह से अपने सार्वजनिक संदेश चेक नहीं किए हैं। लीला ने सहमति में सिर हिलाया। काम के दबाव के कारण उसने सार्वजनिक नोटिफिकेशन बंद कर रखे थे। महिमा ने उसे संदेश ऑन करने की सलाह दी। लीला ने जैसे ही सेवा शुरू की, उसका इनबॉक्स संदेशों से भर गया।
उसकी नज़र तारा शिखर विद्यालय के संदेश पर पड़ी। जैसे ही उसने संदेश खोला, वह अवाक रह गई। संदेश में लिखा था कि गरुड़ ने सफलतापूर्वक जादुई प्रतिभा जागृत कर ली है और कल से वह श्रेणी विभाग का हिस्सा होगा। लीला का दिल खुशी से भर गया। उसकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उसने लिंक पर क्लिक किया और देखा कि गरुड़ की शक्ति गुरुत्वाकर्षण थी और प्रतिभा मध्यम स्तर की थी। वह अपनी जगह से उछल पड़ी। गुरुत्वाकर्षण जैसी शक्ति और मध्यम स्तर की प्रतिभा का मतलब था कि उसका बेटा उनकी सोच से कहीं आगे निकल सकता है। महिमा लीला की प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने कहा कि गरुड़ का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। महिमा ने फिर एक गंभीर सुझाव दिया कि गरुड़ को किसी अच्छे गुट या गुट के सहयोगी संगठन में शामिल होना चाहिए ताकि भविष्य में वे एक दूसरे की मदद कर सकें। लीला ने गंभीरता से उत्तर दिया कि यह एक बड़ा फैसला है और इसके लिए उसे अपने पति ब्रिज के साथ चर्चा करनी होगी। महिमा ने स्थिति की गंभीरता को समझा और लीला को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए एक दिन की छुट्टी दे दी। थ्रोइंग किसेस। प्रधानाध्यापक के केबिन से बाहर निकलने के बाद मैं सीधा अपने घर की ओर चल पड़ा। स्कूल प्रशासन ने मेरी छुट्टी की अर्जी तुरंत मंजूर कर ली थी। जिस तेजी से उन्होंने इसे स्वीकार किया, उससे साफ था कि गुट चुनना मेरे करियर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और घंटी बजाई। मुझे पता था कि पिताजी रात की शिफ्ट से आए होंगे और शायद सो रहे होंगे। मैं नहीं चाहता था कि अब मेरे माता पिता और कोई बोझ उठाएं। मुझे उम्मीद थी कि मध्यम स्तरीय प्रतिभा के साथ जागृत होने के बाद मुझे जल्द ही कई बड़े संगठनों से आमंत्रण मिलने शुरू हो जाएंगे। तभी दरवाजा खुला। एक साया तेजी से आगे बढ़ा और मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर मुस्कुरा दिया। यह माँ थी। उन्हें स्कूल से पहले ही सूचना मिल चुकी थी। माँ ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ रखा था और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ देर बाद पिताजी भी मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आए। उन्होंने गर्व के साथ मेरी ओर देखा और बोले कि आज मैंने उन्हें बहुत गौरवान्वित किया है। हम सब सोफे पर आकर बैठ गए। मैंने माँ और पिताजी को देखते हुए कहा कि अब उन्हें मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। माँ ने प्यार से मुझे डांटते हुए कहा कि अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना बाकी है। पिताजी खुश थे। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने स्कूल की रिपोर्ट देखी तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ था। उन्हें लगा कि यह शायद कोई मजाक है, लेकिन जब माँ ने आकर पुष्टि की तो उन्हें हकीकत का एहसास हुआ। उन्होंने ठहाका लगाते हुए कहा कि पता नहीं आर्यन को जब ये पता चलेगा कि तुमने मध्यम स्तरीय प्रतिभा और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ जागृति प्राप्त की है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मैंने भी मुस्कुराकर उनकी बात का समर्थन किया। अगर ये सिस्टम न होता तो ये सब नामुमकिन था। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का संबंध सीधे लैब में मिले उस उल्कापिंड और सिस्टम से है। तभी मेरी घड़ी पर एक के बाद एक कई नोटिफिकेशन आने लगे। मुझे पता था कि ये विभिन्न गुटों की ओर से भेजे गए निमंत्रण हैं। पिताजी और माँ ने एक दूसरे को देखा। उन्हें पता था कि अब गरुड़ के लिए सही गुट चुनने का समय आ गया है। मैंने नोटिफिकेशन की आवाज़ बंद की और प्रधानाध्यापक द्वारा समझाई गई बातों को उन्हें बताया। दोनों ने कोई आश्चर्य नहीं जताया। माँ ने गंभीर स्वर में पूछा कि मेरी योजना क्या है। मैंने गंभीरता से विचार किया। जाहिर है, मुझे किसी बड़े गुट के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि केवल वही मुझे अच्छी स्कॉलरशिप और बेहतर प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। पिताजी ने सही मुद्दा उठाया कि मध्यम स्तरीय प्रतिभा का पूरा लाभ उठाने के लिए मुझे मध्यम ग्रेड या उससे ऊपर की साधना विधि मेंटल मेथड की आवश्यकता होगी। मैंने मन ही मन सिस्टम से पूछा कि क्या अच्छी साधना विधि से मेरा स्तर तेजी से बढ़ सकता है। सिस्टम ने जवाब दिया कि एक बेहतर साधना विधि स्तर बढ़ाने के समय को कम कर सकती है। हालांकि बुनियादी तरीकों से भी मैं आगे बढ़ सकता हूं, बशर्ते मैं स्तर बढ़ाने की सभी शर्तें पूरी करूं। जादूगरों के लिए साधना विधियां 6 श्रेणियों में बंटी थीं। स्वर्ग श्रेणी, आकाश श्रेणी, पृथ्वी श्रेणी, उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी। इनमें से केवल निम्न श्रेणी की विधियां ही आम जनता के लिए मुफ्त और उपलब्ध थीं। बाकी के लिए व्यापारिक समझौतों की आवश्यकता होती है।
अधिकांश प्रमुख संस्थान उत्तम और मध्यम श्रेणी की विधियों का ही उपयोग करते थे। जहां तक उत्तम श्रेणी से ऊपर की विधियों का सवाल है, उनके बारे में जानकारी बहुत कम थी, शायद वे सीधे पहले जादूगर पूर्वजों से जुड़ी थीं। लेकिन मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। जब तक मैं सिस्टम की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता हूँ, मैं बिना किसी विशेष साधना विधि के भी अपनी सीमाओं को पार कर सकता हूँ। हर स्तर के साथ एक जादूगर का जीवन काल 100 साल बढ़ जाता था। मेरे माता पिता का जीवन काल तो पहले ही 350 साल से अधिक था, इसलिए समय की कोई कमी नहीं थी। माँ ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा और पूछा कि क्या मुझे पता है कि किस गुट के पास गुरुत्वाकर्षण से संबंधित साधना विधि है। मैंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पिताजी ने सुझाव दिया कि हमें मिले निमंत्रणों को देखना चाहिए। मैंने अपनी स्मार्ट टीवी पर घड़ी को कनेक्ट किया और अपना छात्र खाता खोलकर इनबॉक्स देखा। निमंत्रणों की भरमार थी। मैंने एक एक करके देखने के बजाय पूरी सूची को स्क्रॉल करना शुरू किया, ताकि मैं देख सकूं कि कितने संस्थानों ने मुझसे संपर्क किया है। माँ ने मेरी जल्दबाजी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि अभी रात बाकी है और भी कई निमंत्रण आएंगे, क्योंकि सबको रिपोर्ट मिलने में अलग अलग समय लगता है। स्माइलिंग फेस। मैंने जब स्क्रीन पर नाम स्क्रॉल किए तो मुझे असलियत का पता चला। इतने बड़े देश और इतने सारे प्रांतों के बावजूद मुझे बहुत ज़्यादा आमंत्रण नहीं मिले थे। जाहिर था कि अभी तक मेरी जानकारी हर जगह नहीं पहुंची थी। पिताजी ब्रिज ने मेरी ओर देखा और पूछा कि मैं भविष्य में क्या करना चाहता हूं, युद्ध क्षेत्र कॉम्बैट में जाना चाहता हूं या किसी अन्य क्षेत्र में। मैंने बिना किसी झिझक के कहा कि मैं युद्ध क्षेत्र में जाना चाहता हूं। पिताजी मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, चलो एक एक करके सभी संदेश देखते हैं। अब तक मुझे 25 आमंत्रण मिल चुके थे, जिनमें मध्यम, छोटे और कुछ बड़े गुट शामिल थे। मैंने बड़े संगठनों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। 5 बड़े संगठनों के आमंत्रण मेरे सामने थे: साहसिक संघ, शाही रक्षक दल, जादूगर संघ, अंधकार गिरोह और स्वर्ण नदी अकादमी। बाकी छोटे और मध्यम स्तर के थे, जिन्हें मैंने छोड़ दिया। साहसिक संघ मुख्य रूप से जानवरों के शिकार और उनके अंगों के व्यापार का काम करता था। शाही रक्षक दल पूरी तरह सरकारी था, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करता था। जादूगर संघ एक शोध संगठन था। मैंने देखा कि ये शोधकर्ता मुझे भर्ती करना चाहते थे, लेकिन मुझे ये जानकर अजीब लगा। मुझे उन मानवीय प्रयोगों की याद आ गई जिनके बारे में मैंने सुना था। मैं किसी प्रयोगशाला का चूहा नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें सूची से हटा दिया। जब मैंने अंधकार गिरोह और स्वर्ण नदी अकादमी के बारे में माँ और पिताजी से पूछा तो कमरे का माहौल गंभीर हो गया। पिताजी ने सख्त लहजे में कहा कि अंधकार गिरोह एक अंडरवर्ल्ड संगठन है। उन्होंने कहा कि उनके साथ जुड़ने का विचार भी मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि सरकार उन्हें शिकार की तरह ढूंढती है। उनकी बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि मुझे अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। माँ लीला ने बताया कि ये 5 संगठन हमारे देश की शाखाएं हैं, शायद इनके मुख्यालय किसी अन्य बड़े देश में हों। हम में से किसी को भी उनकी आंतरिक कार्यप्रणाली के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि वे सब गोपनीयता में काम करते थे। मैंने पूछा कि स्वर्ण नदी अकादमी कैसी है। पिताजी ने मुस्कुराकर बताया कि यह एक विशिष्ट संस्थान है, जो मेरे भाई आर्यन की वैभव अकादमी से कई दर्जे ऊपर है। मैंने स्वर्ण नदी अकादमी का आमंत्रण खोला। उसमें लिखा था कि गरुड़ की मध्यम स्तरीय प्रतिभा और गुरुत्वाकर्षण शक्ति को देखते हुए वे मुझे स्नातक होने के बाद अपनी अकादमी में शामिल होने का अवसर देना चाहते हैं। वे मुझे विशेष जादूगर कक्षा में प्रशिक्षित करेंगे और साधना विधि, मंत्र और दुर्लभ जादुई सामग्री जैसे संसाधन भी उपलब्ध कराएंगे। मैंने बुदबुदाते हुए कहा कि विशेष कक्षा। पिताजी ने समझाते हुए कहा कि अगर वे मुझे विशेष कक्षा में बुला रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके पास गुरुत्वाकर्षण से संबंधित साधना विधि मौजूद होगी। जादूगर संघ के बारे में माँ ने कहा कि वहाँ केवल बूढ़े लोग भरे पड़े हैं, वहाँ युवा जादूगर न के बराबर हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्ण नदी अकादमी ही मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प है। उनकी बातों से मुझे स्पष्ट हो गया कि वे लोग इस अकादमी को लेकर सकारात्मक हैं। वे किसी भी अन्य बड़े गुट के साथ होने वाले विवादों में नहीं पड़ना चाहते थे।
अकादमी एक तटस्थ शक्ति थी, जहां मैं सुरक्षित रह सकता था। मैंने बिना और सोचे स्वर्ण नदी अकादमी के निमंत्रण को स्वीकार करने का फैसला किया। मैंने तुरंत उन्हें पुष्टि संदेश भेज दिया। मुझे उम्मीद थी कि वे अपनी विशेष कक्षा के बारे में और अधिक जानकारी मुझे जल्द ही भेजेंगे। थ्रोइंग किसेस। स्वर्ण नदी अकादमी से मुझे तुरंत ईमेल का जवाब मिल गया। उन्होंने मेरे शामिल होने के फैसले का स्वागत किया और कहा कि कुछ दिनों में वे मुझे विशेष कक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी भेज देंगे। मैंने राहत की सांस ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पुष्टि संदेश भेजने के 5 मिनट के भीतर ही मुझे इतना सकारात्मक जवाब मिल जाएगा। मैंने अपने माता पिता को ईमेल दिखाया। ब्रिज और लीला ने घबराहट में उसे पढ़ा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसमें कोई अतिरिक्त शर्त नहीं थी, तो उनके चेहरे खिल उठे। पिताजी ब्रिज हंसे और बोले कि अब तुम निश्चिंत हो सकते हो। तुम्हारा करियर तय हो गया है। स्कूल से स्नातक होने से पहले अब बस अपनी जानकारी बढ़ाओ और इस जादुई दुनिया को समझने पर ध्यान दो। माँ लीला ने कहा कि अब चर्चा बंद करते हैं और काम पर वापस चलते हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि वे आज रात के खाने में मेरा पसंदीदा व्यंजन बनाएंगी। उन्हें खुश देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं अपने कमरे में चला गया और रात के खाने तक इंटरनेट पर जानकारी तलाशता रहा। रात के खाने के समय मेरा बड़ा भाई आर्यन कॉलेज से वापस आ चुका था। पिताजी और माँ ने उससे मेरी जागृति के बारे में कुछ नहीं कहा था, इसलिए उसे यही लग रहा था कि मैं असफल रहा हूँ। जब मैं डाइनिंग टेबल पर पहुंचा, तो मैंने देखा कि आर्यन वहां पहले से मौजूद था। मैंने उससे पूछा कि उसका कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा। मैं जानना चाहता था कि क्या वैभव अकादमी ने उसे कोई साधना विधि दी है। आर्यन मेरे सवाल को सुनकर पूरी तरह हैरान रह गया। उसे लगा कि मैं शायद अपनी असफलता के कारण उदास हूँगा, इसलिए वह समझ नहीं पाया कि मैं ये सब क्यों पूछ रहा हूँ। मैंने दोबारा उसका नाम लिया तो उसने जवाब दिया कि दिन तो अच्छा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी कक्षा में इतने सारे जादूगर होंगे। मेरी उत्सुकता और बढ़ गई और मैंने उससे और बताने को कहा। आर्यन ने बताया कि उसने पृथ्वी तत्व शक्ति अर्थ एलिमेंटल पावर हासिल की है और उसे पृथ्वी कक्ष अर्थ हॉल में रखा गया है। हमारी कक्षा में कुल 250 छात्र हैं, जो अलग अलग प्रतिभा स्तरों के हैं। ये सुनकर मैं दंग रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि इतने बड़े समूह में संसाधनों का बंटवारा कैसे होगा। आर्यन ने बताया कि हम फ्रेशमैन ब्लॉक में हैं और 6 साल के प्रशिक्षण के बाद स्नातक होंगे। सीनियर छात्रों के लिए अलग ब्लॉक है। उधर दूसरी तरफ लिटिल स्टार गेट हाई स्कूल के प्रधानाचार्य सतीश एक खतरनाक साजिश रच रहे थे। आधिकारिक तौर पर वे किसी गुट से नहीं जुड़े थे, लेकिन पर्दे के पीछे वे अंधकार गिरोह के एक प्यादे थे। प्रधानाचार्य सतीश ने ही मेरी जागृति की सूचना अपने संगठन को भेजी थी ताकि मैं उनके गुट में शामिल हों और उन्हें कमीशन मिल सके। उन्हें लगा कि अगर मैं किसी और संगठन में शामिल हुआ तो उनके हाथ से एक बड़ा मौका निकल जाएगा। वे मुझे बहकाने की योजना बना रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि मैं अभी भी वही डरपोक और भोला छात्र हूँ। उन्हें लगा कि अगर मैं उनकी अकादमी में नहीं आया तो वे स्कूल में रहते हुए मेरा ब्रेन वॉश कर देंगे। स्माइलिंग फेस। रात के खाने की मेज पर हम सब साथ थे। माँ और पिताजी मुझे देख रहे थे। उनकी नज़रों से मुझे समझ आ गया कि वे चाहते हैं कि मैं वह खुशखबरी सबको बता दूं। मैंने मन ही मन सोचा कि अब सस्पेंस बनाए रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आर्यन अपना खाना खाने में मग्न था, उसे हमारी बातचीत का कोई अंदाज़ा नहीं था। मैंने सीधे आर्यन की तरफ देखा और कहा, आर्यन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरे चेहरे पर कोई खास उत्तेजना नहीं थी, बस एक सहज भाव था। ब्रिज और लीला अपने बड़े बेटे की प्रतिक्रिया देखने के लिए उत्सुक थे। आर्यन ने सीधे होकर बैठते हुए पूछा, क्या बात है? क्या ये तुम्हारी जागृति अवेकनिंग के बारे में है? मैंने सिर हिलाया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, आर्यन ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, चिंता मत करो, सामान्य रेगुलर होना भी ठीक है। इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। उसने एक लंबी सांस ली। माँ लीला अपनी हंसी रोक नहीं पाईं और खिलखिलाकर हंस पड़ीं। पिताजी ब्रिज ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं ये सुनकर निशब्द रह गया। आर्यन को वाकई लगता था कि मैं किसी काम का नहीं हूँ।
वह जानता था कि एक जादूगर का जीवन काल सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा होता है, फिर भी वह मुझे सांत्वना दे रहा था। माँ की हंसी सुनकर आर्यन खाना रोककर हैरान होकर देखने लगा। उसने पूछा, माँ क्या हुआ? माँ ने अपने दोनों बेटों की ओर देखते हुए कहा, गरुड़ ने सफलतापूर्वक अपनी जादुई प्रतिभा जागृत कर ली है। आर्यन के लिए यह खबर किसी बिजली के झटके जैसी थी। उसने हैरान होकर पूछा, क्या ये सच है? फिर उसने हमारे चेहरों पर मुस्कान देखी तो उसे विश्वास हो गया। मैंने उसे बताया कि समारोह बहुत अच्छा रहा और मैंने मध्यम स्तरीय प्रतिभा के साथ गुरुत्वाकर्षण शक्ति हासिल की है। आर्यन के हाथ से चम्मच थाली में गिर गया। उसने गंभीरता से कहा, तुम मजाक क्यों कर रहे हो? अपनी असल शक्ति बताओ। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने उन्हें बताने के बजाय पिताजी और माँ की तरफ इशारा किया। उन्होंने उसे विस्तार से सब कुछ बता दिया, यहाँ तक कि स्वर्ण नदी अकादमी में मेरे प्रवेश के बारे में भी। जब माँ ने स्कूल का बधाई संदेश दिखाया तो आर्यन का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह खुशी से हंस पड़ा, गरुड़, मुझे हमेशा से शक था कि जादूगर परिवार में पैदा होने के बावजूद तुम पहली बार में क्यों नहीं जागृत हो पाए। अब देखो तुम्हारी सफलता। पहली जागृति वाकई कोई अचूक पैमाना नहीं है। आर्यन को खुशी थी कि अब माता पिता को उसके कॉलेज के खर्च के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसे चिंता थी कि उन्होंने उसके लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दी थी, जिससे उन पर काफ़ी बोझ आ गया था। वह खुद भी अंशकालिक काम पार्ट टाइम वर्क करने की सोच रहा था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, पिताजी, मुझे लगता है कि अब आप लोग आखिर में कुछ छुट्टियाँ ले सकते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं भी उसकी बात से सहमत था। पिताजी ने बात बदलते हुए पूछा, गरुड़, अगले 2 साल कॉलेज में दाखिले तक तुम्हारी क्या योजना है? मैंने कहा कि मुझे अभी ठीक से नहीं पता, लेकिन प्रधानाचार्य ने बताया है कि कल मुझे इस श्रेणी विभाग ए रैंक डिवीजन में डाल दिया जाएगा। आर्यन ने बीच में बात काटते हुए कहा, चूंकि तुम इस श्रेणी में हो तो ये तुम्हारे पास कॉलेज की स्कॉलरशिप प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अच्छा मौका है। मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने पूछा, स्कॉलरशिप? आर्यन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप। अगर तुम जीतते हो तो स्कूल तुम्हें काफ़ी अच्छी रकम देगा। लेकिन दुख की बात है कि यह केवल इस श्रेणी विभाग के छात्रों के लिए ही उपलब्ध है। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि मैं इसके लिए ज़रूर प्रतिस्पर्धा करूंगा। इस तरह मैं माता पिता के लिए कुछ पैसे बचा सकूंगा। तभी माँ लीला ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। हरित पर्ण अस्पताल की कानूनी टीम की उप प्रमुख ने मुझे तुम्हारे लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा था कि अगर भविष्य में कोई अवसर मिले तो तुम हरित पर्ण संगठन के साथ काम कर सकते हो। मैंने माँ को आश्वासन दिया कि अगर भविष्य में मौका मिला तो मैं जरूर करूँगा। थ्रोइंग किसेस। अगली सुबह जब मैं उठा तो काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नहाकर तैयार हुआ। आज का दिन बहुत खास होने वाला था। समीर के उस अहंकारी चेहरे से घमंड उतारने का वक्त आ गया था। मुझे उसे वह सबक सिखाना था जिसका वह हकदार था। अब मुझे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं थी, बल्कि अब बारी मेरी थी। तैयार होकर मैं नीचे पहुंचा। नाश्ते की मेज पर माँ, पिताजी और आर्यन तीनों मौजूद थे। मैंने सबको अभिवादन किया और खाने के लिए बैठ गया। कल माँ और पिताजी के पास फुर्सत थी, पर आज वे फिर से अपने काम पर लौट रहे थे। मैंने मन ही मन सोचा कि जैसे ही मैं और शक्तिशाली बनूंगा, मैं उनके लिए भी कोई रास्ता निकालूंगा। माँ लीला ने मुझे देखते हुए भरीकुटी सिकुड़ी और कहा कि उन्हें लगा था कि जागृति के बाद मैं बदल जाऊंगा, लेकिन मैं अब भी वही हूँ। आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा कि मैं आज देर क्यों हो गया। मैंने माफ़ी मांगी और कहा कि अच्छी नींद के कारण समय का ध्यान नहीं रहा। आर्यन ने बताया कि उसके पास अभी कॉलेज के लिए कुछ समय बचा है। पिताजी ब्रिज अखबार पढ़ने में व्यस्त थे, उन्होंने बातचीत में ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया। कुछ ही मिनटों बाद मैं स्कूल कैंपस के अंदर था। स्कूल कल जैसा ही था, लेकिन अब मेरा नज़रिया बदल चुका था। अपनी पुरानी कक्षा B6 की ओर देखते हुए मैंने एक लंबी सांस ली। चीज़ें अब हमेशा के लिए बदलने वाली थीं। मैं सीधे अपनी कक्षा में जाने के बजाय प्रधानाचार्य सतीश के केबिन की ओर बढ़ा।
मुझे उन्हें अपने फैसले के बारे में सूचित करना था। रास्ते में चलते हुए मैंने सिस्टम को सक्रिय किया और स्टेटस पैनल देखा। मेरी ताकत 10 थी। मैंने सोचा कि क्या मैं समीर के मुक्कों का सामना कर पाऊंगा। उसकी शारीरिक क्षमता अधिक थी, इसलिए उसका स्तर मुझसे बेहतर हो सकता था। कुछ ही मिनटों में मैं प्रधानाचार्य के केबिन के सामने था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर चला गया। सतीश ने मुझे देखते ही उम्मीद भरी नज़रों से पूछा कि क्या मैंने अपना फैसला ले लिया है। उनकी चालाक आंखों में मेरे लिए योजनाएं साफ झलक रही थीं। मैंने सिर हिलाया और कहा कि मैंने स्वर्ण नदी अकादमी को चुना है। एक पल के लिए सतीश के चेहरे की मुस्कान ठिठक गई, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाल लिया। उन्होंने कहा कि स्वर्ण नदी अकादमी एक बड़ा संगठन है और अब मुझे कक्षा A2 में जाना चाहिए। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने उलझन में पूछा कि मुझे कक्षा A1 में क्यों नहीं रखा गया। सतीश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, लेकिन उन्होंने तुरंत मुझे बाहर जाने का इशारा कर दिया। मैं केबिन से बाहर निकल आया। मैंने सोचा कि तार्किक रूप से कक्षा का फर्क ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि इस श्रेणी विभाग का हर छात्र स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए योग्य होता है। फिर भी मैं सोच रहा था कि A1 के उन 30 छात्रों में ऐसा क्या खास है जो मुझे वहां नहीं रखा गया। क्या मैं सच में किसी भेदभाव का सामना कर रहा था या ये केवल मेरा भ्रम था। मेरे जाने के बाद सतीश का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उन्होंने गुस्से में सोचा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ण नदी अकादमी वाले मुझे अपने गुट में शामिल करेंगे। अब जबकि मैं एक बड़े संगठन से जुड़ चुका था, मेरे खिलाफ खुलकर कुछ करना जोखिम भरा था। उन्होंने खुद को तसल्ली दी कि मुझे A2 में डालकर उन्होंने एक जाल बुना है, जिसे वे बाद में किसी तर्क के साथ छिपा लेंगे। उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं और सोचा कि उन्होंने मेरे लिए कितनी बड़ी योजनाएं बना रखी हैं। मैं कक्षा A2 के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। अंदर जाते ही मुझे महसूस हुआ कि वहां मौजूद छात्रों से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। मुझे लगा कि क्या उन्होंने साधना विधि का अभ्यास पहले ही शुरू कर दिया है। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, सबकी नज़रें मुझ पर टिकी थीं। वे मेरा स्वागत करने के बजाय मुझे जांचने वाली नज़रों से देख रहे थे। स्माइलिंग फेस। उन नज़रों को महसूस करते हुए मैं थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन तभी मुझे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। गरुड़, तुम भी इस कक्षा में स्थानांतरित हो गए। मैंने आवाज़ की दिशा में देखा तो दंग रह गया। वह लक्ष्य था, जिसने मेरे जितनी ही मध्यम स्तरीय प्रतिभा के साथ जागृति प्राप्त की थी। लक्ष्य ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया। उसने मेरे लिए अपनी बगल में सीट खाली कर रखी थी। ये कक्षा पारंपरिक स्कूलों की तरह नहीं थी, बल्कि एक सेमिनार हॉल की तरह बनी थी जहां छात्र कहीं भी बैठ सकते थे। मैंने चैन की सांस ली और उसके पास जाकर बैठ गया। हमारे पास बैठने से बाकी छात्र आपस में फुसफुसाने लगे थे। मैंने लक्ष्य से पूछा कि वह यहाँ कैसे आया। लक्ष्य थोड़ा हंसा और बोला कि कक्षा A1 में फ़िलहाल कोई जगह खाली नहीं है, इसलिए प्रधानाचार्य ने बिना किसी विकल्प के उसे इस कक्षा में डाल दिया। उसने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि मेरी भी यही बदली होगी। उसने कुछ स्नैक्स निकालते हुए खाना शुरू किया। मैंने उससे पूछा कि क्या एक कक्षा के सभी छात्रों के पास मध्यम स्तरीय प्रतिभा है। लक्ष्य ने खाना रोककर सिर हिलाया। उसने बताया कि A1 में वही छात्र हैं जिनकी जादुई प्रतिभा और क्षमता सबसे उन्नत है, इसीलिए वहां अभी कोई जगह नहीं है। अगले साल जब कुछ छात्र स्नातक होंगे, तभी वहां जगह खाली होगी। उसकी बातों से मुझे समझ आ गया कि यहाँ का बंटवारा जादुई पेशे और अनुकूल साधना विधि के आधार पर होता है। A1 से A6 तक की कक्षाएं इसी आधार पर बनती हैं कि किसके पास अपनी जादुई प्रगति के लिए सही साधना विधि है। तभी कक्षा में सन्नाटा पसर गया। मैंने सामने की ओर देखा तो पाया कि एक महिला अंदर आ रही थीं। उनकी कदकाठी लंबी थी, सुनहरे बाल और नीली आंखें थीं। उन्होंने काले रंग का औपचारिक सूट पहन रखा था। वे किसी बिजनेस वुमन की तरह लग रही थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते सबको। मैं अवंतिका हूँ, आपकी कक्षा A2 की अध्यापिका। अवंतिका ने मुझे और लक्ष्य को देखकर अपनी बात आगे बढ़ाई। उन्होंने सबको बताया कि A1 में जगह न होने के कारण हम दोनों को इस कक्षा में रखा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। हमने खड़े होकर अपना परिचय दिया।
अध्यापिका अवंतिका का स्वभाव बहुत ही सुलझा हुआ था, जिससे मेरा तनाव काफ़ी कम हो गया। कक्षा में कुछ छात्र ऐसे भी थे जो हमारी पढ़ाई से ज़्यादा फालतू बातों में रुचि ले रहे थे। हमारे पीछे की बेंच पर पीयूष और तन्मय बैठे थे। तन्मय ने चिंता जताते हुए पीयूष से पूछा कि अगर हम दोनों में से किसी ने उसके कक्षा नेता, क्लास लीडर के पद को चुनौती दी तो क्या होगा। पीयूष ने तन्मय को फटकारते हुए कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ केवल 1 साल के लिए हैं। उसने कठोर स्वर में कहा कि उसका पद कोई नहीं छीन सकता। तन्मय ने राहत की सांस ली, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर ए1 के छात्रों से पंगा नहीं लेना चाहता था। उसे डर था कि कहीं हम उन लोगों से जुड़े न हों। पीयूष भी मन ही मन यही सोच रहा था, क्योंकि वह भी उनसे झगड़ा मोल लेने के पक्ष में नहीं था।